So now we are talking about nucleus. So basically, first of all, we should know that nucleus is a double membrane bound structure. न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो सभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है और सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यही ब्रेन ऑफ द सेल होता है, यही सीईओ ऑफ सेल होता है, यही सब कुछ कंट्रोल करता है। और ये जो है कॉमनली यूनिन्यूक्लिएट होता है एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, पर किसी किसी सेल में बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, जैसे पैरामीशियम जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा मैक्रो दूसरा नीचे वाला माइक्रो न्यूक्लियस। और इसके बाद जो सेल बोन मैरो के सेल्स हैं, स्ट्राइएटेड न्यूक्लियस, लेटेक्स वेसल्स, स्लाइम मोड और एल्गा, इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड पाया जाता है। अब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो दो तरह से हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन कुछ इस तरह की होती है जिसको बोलते हैं हम सीनोसाइट। तो सीनोसाइट बेसिकली क्या होता है, ये स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलती है। ये क्या होता है ना, इसमें कि एक सिंगल सेल होता है। तो सिंगल सेल जब डिवाइड करता है माइटोसिस से तो उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, पर इसमें जो वो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वो नहीं होता। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म उतना ही रहता है, न्यूक्लियस बढ़ती जाती है। तो इस तरह को के डिवीजन को सीनोसिटिक डिवीजन बोलते हैं, जो कि हमने उसके स्पॉन्जिस के जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है पोर वाला, उसमें भी देखा था। और इसका एग्जांपल अच्छा है स्लाइम मोल्ड्स। तो आफ्टर सीनोसाइट वी हैव सिंक्टियम कंडीशन। व्हाट हैपन्स इन दिस इज कि यहाँ पे जो कई सेल हैं, दो तीन सेल, वो एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं आके। तो ये सेल तो फ्यूज़ हो गए, अब इनके न्यूक्लियस को फ्यूज़ होना था, पर ये न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हुए, न्यूक्लियस अलग अलग रह गए। तो इस तरह के कंडीशन, इस तरह के न्यूक्लियस फॉर्मेशन को, मल्टी न्यूक्लियर फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सिंक्टियम। तो अब इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो सर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन से आउट ग्रोथ निकलते हैं जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, आर ई आर और एस ई आर। जैसे यहाँ पे आर ई आर दिखाया हुआ है, आर ई आर में जो है सिस्टर्ने ज़्यादा होते हैं, एस ई आर में ट्यूब्यूल वेसिकल ज़्यादा होते हैं, वो अलग बात है। और आउटर क्या है, पूरी दोनों मेम्ब्रेन के अंदर के थ्रू पोर्स जाते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं जिनको। ये कुछ देखो दोनों में है ना ये इकट्ठा, तो ये न्यूक्लियर पोर बोलते हैं इनको। इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, जो कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड एज वेल। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उस स्पेस का जो साइज होता है वो होता है 10 to 15 नैनोमीटर। ये डाटा एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इसके बाद जो है ये हम देख चुके न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि दो मेम्ब्रेन का बना होता है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, हम न्यूक्लियोप्लाज्म ही बोलते हैं बेसिकली। और इसके अंदर क्रोमैटिन होता है, जो कि हमारा जेनेटिक हेरिडेटरी मटेरियल, तो डीएनए आरएनए वगैरह है। न्यूक्लियोलस जो कि राइबोसोम फैक्ट्री भी बनती बोला जाता है, जिसको जो राइबोसोम बना। और एक बात तो बताना भूल ही गए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल्स में। न्यूक्लियर एनवलप को न्यूक्लियोलेमा या कैरियोथिका भी बोलते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, लाइपोप्रोटीनियस होती है, लाइपोप्रोटीन के वही लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली ही। और इनके बीच में स्पेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर होता है, वो वहाँ पे 10 to 15 कर दिया था, हम रियली सॉरी। 10 to 15 नैनोमीटर होता है, 10 to 15 नैनोमीटर। और न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं इसमें दो तरह के, एक होते हैं सिंपल न्यूक्लियर पोर्स और एक दूसरे होते हैं जो कि थोड़े कंपाउंड से होते हैं, जिनको एन्यूलर भी बोलते हैं। तो ये होता है ये सिंपल न्यूक्लियर पोर। अब ये एन्यूलर होता है, इसमें क्या होता है, ये जो है कई 9 सिलेंडर होते हैं, 9 सिलेंडर के बीच में एक ऐसा खुला सिलेंडर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा, इसके थ्रू जो है चैनल आर पार होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह का को बोलते हैं एन्यूलर, जिसमें 9+1 सिलेंडर। तो इसको एन्यूलर न्यूक्लियर पोर, या फिर बेसिकली मेन जो इसका नाम है वो है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। पोर प्लस एनुलस। एनुलस बेसिकली क्या है, सिलेंड्रिकल रिंग्स, जैसे एनस होती है जिससे। द एनुलर में 9 सिलेंड्रिकल रिंग, 1 एट सेंटर एंड 8 एट पेरिफेरी। आई एम रियली सॉरी कि 9+1 अरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं होता इसमें। 8 सिलेंडर बाहर होते हैं और एक बीच में होता है, तो 9 ही टोटल सिलेंडर्स होते हैं इसके अंदर। और जो है न्यूक्लियर पोर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से एमआरएनए जो बनता है, फिर एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम भी न्यूक्लियस में ही बनते हैं, न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं। तो वो दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, राइबोसोम को भी एमआरएनए को भी। तो और फिर बाहर से भी अंदर सामान आएगा कुछ कुछ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये देख लो कुछ इस तरह से बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। पहले यूनिडायरेक्शनल देखते हैं हम, जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर के बाद सबसे पहले डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो डीएनए के अंदर होती है। राइबोसोम भी बन गए, न्यूक्लियोलस ने बना दिया। अब ये राइबोसोम भी और ये एमआरएनए भी बाहर जाएगा, ये दोनों मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में मिलेंगे बाहर, पोलिसोम बनाएंगे। पोलिसोम जो है प्रोटीन बनाएगा बेसिकली। अब ये प्रोटीन जो है अपना काम आएंगे, इनकी फोल्डिंग होगी, ओके। और फिर ये हमारे काम। तो यहाँ पे एक बात और नोट करने की है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो तो न्यूक्लियस में हो रहा है, पर जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और कुछ मटेरियल अंदर भी आ सकता है बाहर से।
और हम इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकते हैं, मैं भूल गया था, आई एम रियली सॉरी, नो वरीज। तो उससे क्या इससे क्या होता है ना कि जो फाइब्रस लैमिला होती है एक न्यूक्लियस के अंदर, एक फिलामेंट, जो मैंने तीन वो साइटोस्केलेटन में तीन फिलामेंट पढ़े थे ना, माइक्रोट्यूब्यू फिलामेंट ने बेसिकली तीन चीज़ें पढ़ी थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट बेसिकली। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो हमने पढ़ा था कि बाहर बास्केट भी बनाते हैं और अंदर जो है एक फाइब्रस लैमिना भी बनाते हैं जो कि क्रोमेटिन को होल्ड करके रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल गए थे, कोई बात नहीं। इसके बाद आता है लास्ट में न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली इसको कैरियर कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं और इसको न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ये सेम साइटोप्लाज्म वाला होता है और इसके अंदर ये सब्सटेंस मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं बेसिकली, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए, ये सब मिलता है इसके अंदर। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अभी क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पहले तो क्रोमेटिन का नाम देखते हैं क्या होते हैं, फिर फंक्शन देखते हैं। तो क्रोमेटिन, क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर। तो कलर क्यों आया इसके ऊपर, क्योंकि जब इसको एक डाई होती है फ्यूशिन नाम की, जब उससे इसको कलर करते हैं, जब उस वो डाई इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये जो डीएनए होता है बेसिकली क्रोमेटिन में बेसिकली बहुत सारा डीएनए होता है, तो वो डीएनए मजेंटा कलर देता है फ्यूजिन डाई के साथ। तो उस मजेंटा कलर की वजह से इसको बोला क्रोमा। और टीन का मतलब होता है थ्रेड लाइक, तो ये थ्रेड लाइक ही होता है। और ये क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं। ओके। तो क्रोमेटिन में कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहली बात, डीएनए 31%, हिस्टोन प्रोटीन 36%, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 28% और आरएनए 5%। तो डीएनए तो सबसे पहले आया हिस्टोन प्रोटीन अपने, ग्रेटर देन डीएनए, फिर ग्रेटर देन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, फिर आरएनए। तो ये है सीक्वेंस। तो अभी ये क्रोमेटिन मटेरियल हम देख पा रहे हैं, ये है अपना वो न्यूक्लियोलस, ये जो भी है ये है अपने वो इंटरमीडिएट फाइबर, फाइब्रस लैमिला। अभी बेसिकली ये है ये क्रोमेटिन। तो इसके अंदर क्रोमेटिन जो है दो तरह का दिख रहा है, ये अभी डाइड है, ये ग्रीन कलर है, वैसे असल में मैजेंटा होता है, हमने ग्रीन दिखा दी। तो ये डाइड इसमें देख रहे हैं कि ये क्रोमेटिन दिख रहा है हमको बेसिकली। ओके। पर कहीं कहीं पे दिख रहा है कि क्रोमेटिन में ऐसे डार्कली स्टेन हो गया, बहुत ज़्यादा मैजेंटा आ रहा है अभी। जैसे ये इसका कलर ऐसा है लाइट पिंक, तो जो असली वाला होगा उसका कुछ ऐसे होगा, इतना डार्क पिंक होगा ऐसे। तो ये डार्कली स्टेन्ड एरियाज क्या हैं, और ये जो कम लाइटली स्टेन्ड एरियाज ये क्या हैं। तो अब देखते हैं कि जो वो डार्क स्पॉट थे वो क्या। तो इन्वेस्टिगेशन करने में पता लगता है जो जो फैला हुआ था उसको बोलते हैं न्यू क्रोमेटिन, और जो डार्कली जो स्टेन है ऐसे धब्बे धब्बे से उनको बोलते हैं, गांठ से, उनको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो यू क्रोमेटिन होता है वो लाइट स्टेन लेता है, ये डार्क स्टेन लेता है, बिल्कुल सही बात है। ये लाइट स्टेन क्यों लेता है, क्योंकि इजीली कंडेंस होती है, ये फैला हुआ है, इजीली स्टेन ले लेता है तो लाइट रंग आता है। ये एक जगह पे कई सारी स्टेन ले लेता है, समझ रहे, तो ये मोर कंडेंस्ड होता है बेसिकली, वो फोटो में दिख चुका है हमको। और ये बल्क ऑफ द क्रोमेटिन बनाता है, ये बहुत कम 10% मुश्किल से क्रोमेटिन, ज़्यादातर क्रोमेटिन यू क्रोमेटिन ही होता है। और ये अर्ली एस फेज में रेप्लिकेट होता है, लेट एस फेज में। ठीक है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा होगा, मतलब डीएनए से आरएनए ज़्यादातर इन उसमें कौन बनाएगा, डीएनए से आरएनए बना ही कौन सकता है, कि सिर्फ और सिर्फ यू क्रोमेटिन। क्यों, क्योंकि सोच के देखो, एक रुमाल है, रुमाल को कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वो फैला हुआ है, अगर रुमाल बंद है, ठुस्सा हुआ है, तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यू क्रोमेटिन, इसलिए इसको बोला। तो अभी बेसिकली हम देख रहे हैं दो तरह जो हमने वो देखा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है उस गांठ के अंदर, वो गांठ का भाई वैसी वैसी गांठ नहीं है, बाद में पता लगता है कि अपने आप से कहीं से हमने जैसे यू क्रोमेटिन कैलकुलेट करा, फिर हम प्रोटीन कैलकुलेट करें, तो प्रोटीन ज़्यादा आ रहे हैं ये पता लगता है। तो प्रोटीन ज़्यादा कैसे आते हैं कि बेसिकली जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं कभी कभी वो जो है वो यू क्रोमेटिन भी बन जाता है, मतलब परमानेंटली कंडेंस नहीं होता, वो खुल भी सकता है अपने आप वहाँ पर। कुछ पार्ट उसका होता है ऐसा कि जो है परमानेंटली भी होता है, परमानेंटली भी कंडेंस्ड होता है। तो बेसिकली स्पेसिस पे हम दो तरह के हेट्रोक्रोमेटिन देखते हैं, एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और एक कंजिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। नाम से पता है जो फैकल्टेट कर ले यू क्रोमेटिन बन जाए, और जो कंजिक्यूटिव जो हमेशा ही हेट्रोक्रोमेटिन रहेगा। तो परमानेंटली कंडेंस नहीं होता और ये चेंज हो जाता है यूकैरियोटिक में, और ये परमानेंटली हमेशा ही कंडेंस रहता है, धब्बा बना रहता है ये। तो इट इज़ नॉट कंटेन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, इसके अंदर रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस नहीं होते, सिंपल सीक्वेंस, इसलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। और जो इसके अंदर रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो तो एक्सप्रेस होते ही नहीं, हमको पता है, वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि ये हेट्रोक्रोमेटिन के होते हैं वो रेपिटेटिव सीक्वेंस। तो ये दो तरह के, ये इसका एग्जांपल है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का एग्जांपल है बार बॉडी, और जो है कॉन्जिक्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है उसका एग्जांपल है सेंट्रोमेरिक एंटीरोमेरिक रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम, वहाँ पे इस तरह का डीएनए होता है। तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि बार बॉडी, और ये सबसे पहले हमको पता है सेंट्रोमेरिक रीजन क्या होता है, ठीक है। और ये पता है हमको टीलोमेरिक रीजन, यहाँ का डीएनए रिपीटेटिव डीएनए होता है।
और रिपीटेटिव डीएनए का मतलब बेसिकली वही होता है कि ये रिपीटेटिव डीएनए और ये सॉरी कंजिक्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन होता है इसमें। और जो फैकल्टेटिव जो बाद में कभी कभी एक्सप्रेस होता है कभी नहीं अपने आप को बांध लेता है तो उसको जैसा बार बॉडी, तो बार बॉडी बेसिकली क्या होती है, ये बार बॉडी एक एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल का जो कि उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनएक्टिव हो जाता है, तो वो एक तरह से हेट्रोक्रोमैटिन बन जाता है, फिर बाद में उसकी ज़रूरत है तो उसको खोल लिया जाता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन इसलिए हो जाता है ये मतलब डच डच। तो अब देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है बेसिकली वो एक, हमको पता है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये जो इसके ऊपर ये क्रोमैटिन है, ओके। तो पार्स क्रोमैटिन जो भी बोलते हैं इसको, ये क्रोमैटिन मटेरियल है इसके ऊपर, ये कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो बेसिकली ये क्या होता है, और ये इसकी वेरिएशन कैसे होती है, हमारे अंदर तो एक ही मिलता है बेसिकली एक न्यूक्लियस में, एक पर एक से चार भी मिल जाते हैं डिप्लॉयड ह्यूमन बॉडी में कहीं कहीं पे, पर जनरली एक ही देखने को मिलता है। पर कई जगहों पे जैसे ऊ साइट ऑफ जीनोपस, इसमें 1,000 न्यूक्लियोलस तक मिल सकते हैं एक न्यूक्लियस में भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटीन सिंथेसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब राइबोसोम्स इस बेचारे को ज़्यादा चाहिए। और अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोलस के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूक्लियोलस के बाहर है क्रोमैटिन, पार्स क्रोमैटिन, जो भी इसको ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो आर डीएनए, इसके अंदर जो डीएनए होता है बेसिकली, जैसे ये डीएनए इसमें दिखा नहीं रखा तो मैं दिखा देता हूँ। वो डीएनए बेसिकली राइबोसोमल डीएनए होता है, वो एक अलग तरह का डीएनए होता है जिसको आर डीएनए का नाम दिया जाता है, नॉर्मल से अलग होता है राइबोसोमल डीएनए। वो आरआरएनए बना देता है, ये इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स बताने की जरूरत नहीं, वो आरआरएनए बना देता है। फिर ये आरआरएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं, प्रोटीन्स जुड़ के ऐसे ये फाइब्रिल्स बनते हैं पहले ऐसे, ये फाइब्रिल से इसको बोलते हैं पार्स फाइब्रिलोसा, पार्स फाइब्रिलोसा। ओके, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, अब और प्रोटीन जुड़ते जाते हैं, ये पार्स फाइब्रिलोसा कंडेंस होते जाते हैं, तो ये नीली बॉल दिख रही है, ये सब कंडेंस हो गए एक जगह पे, तो इसको बोलते हैं पार्स ग्रैनुलोसा। तो यही प्रिकर्सर होते हैं राइबोसोम के। अब ये पार्स ग्रैनुलोसा दो तरह के बन जाते हैं आगे जाके, या तो 60S या 40S, या वही उस तरह से 50S या फिर 30S। पर एनिमल की बात हो रही है अपनी यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली 80S के मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 60-40 दिखा। तो ये है टर्मिनोलॉजी जब जो भी हमने अभी तक पढ़ी है, कि पार्स क्रोमोजोमा या क्रोमैटिन पार्ट पता है हमको, जो क्रोमैटिन एसोसिएटेड है उसके बाहर, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पार्स अमोर्सा जो उसका मैट्रिक्स होता है, पार्स फाइब्रिल्ला या फाइब्रिल्ला पार्ट या न्यूक्लियोनिमा, ये भी हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोनिमा भी, कि पार्स फाइब्रिलोसा होता है ये बेसिकली। और पार्स ग्रैनुलोसा प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम ग्रैन्यूल्स। तो न्यूक्लियस को राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, कोई पूछे प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम फैक्ट्री न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस इनसाइड है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। क्योंकि मेच्योर सीव ट्यूब्स को ही बोलते हैं आरबीसी ऑफ प्लांट्स, सीव ट्यूब्स को ही आरबीसी ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। तो क्रोमैटिन का एक और नाम होता है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्रोमैटिन का मतलब है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये आपको खुद ही जानना है कि होता है न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली यहाँ क्या बताने की बात हो रही है कि सेल साइकिल के अंदर जो दो फेस होते हैं, इंटरफेस और माइटोटिक डिवीजन। इंटरफेस में बेसिकली डीएनए डबल होता है यार, ये सब डबल डीएनए डबल होता है बेसिकली, और जो भी होता है, और जो है मतलब बेसिकली क्रोमैटिन डबल होता है, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद माइटोसिस होते हैं जो कि एक्चुअल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम का सेपरेशन एनाफेज वगैरह होता है। उसमें जो है क्रोमोसोम बनते हैं। अब जब ये माइटोटिक डिवीजन की तरफ जाता है, माइटोटिक डिवीजन की तरफ, तो ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस हो जाता है और फॉर्म कर लेता है, ऐसे क्रोमैटिड के फॉर्म में बन जाता है। क्रोमैटिड जो है मिल जाते हैं सेंट्रोमियर में, सेंट्रोमियर के मतलब उसका सेंटर बना के, तो दो क्रोमैटिड बन जाते हैं। क्रोमैटिड, टीन नहीं, टीन मतलब ये अनकंडेंस, टिड मतलब जो कि कंटेंस क्रोमैटिन है। तो बेसिकली वी आर सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली है क्या, क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड कुछ इस तरह का होता है, देखो ये ऐसा क्रोमैटिड होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। ये जो सबसे पहले चलो बीच के पार्ट से शुरू करते हैं, ये है मेन क्रोमैटिड की बॉडी, ठीक है। इसके बाद एक जो है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आता है, ठीक है। ओके, ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आता है, फिर आता है अपना ये क्या बोला, इसको बोलते हैं हम टीलोमेयर, मतलब एंड्स ऑफ क्रोमैटिड, टीलोमेयर ये एंड ही है, देखो ये यहीं पे कंस्ट्रक्शन है यही, तो पीछे भी एंड ही है ये
इसको भी टीलोमेयर बोलेंगे। 2 टीलोमेयर आ गए, बीच में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऊपर वाले के, और उसके ऊपर एक और कंस्ट्रिक्शन आ गया, ये दिख रहा है छोटा सा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के ऊपर एक नॉब सी है, ये इसको बोलते हैं सैटेलाइट और ट्रैबेंट कंस्ट्रिक्शन। तो बेसिकली प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता क्या है, प्राइमरी हमको पहले ही, मेरे को पहले भी पता था कि जो उसमें हम वो बनाते हैं, सेंट्रोमियर बनाते हैं क्रोमोसोम में, वो बेसिकली होता ही है दो, जहाँ पे क्रोमेटिड का ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली सेंट्रोमियर। तो और ये हमको पता है सेंट्रोमियर, हम पिछली उसमें भी पढ़ा था कि सेंट्रोमियर और जो टीलोमियर होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन मटेरियल के बने होते हैं, जबकि बार्स बोटी जो है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन के बनी हुई होती है। तो बेसिकली देखते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के आसपास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, इसलिए उसको सेकेंडरी बोला जाता है कि उसके ऊपर ये जो चीज़ होती है हरी हरी, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ये नहीं होते। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के जो पास होते हैं साइडों में एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये क्या करता है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे ये अपने ऊपर जो है स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करवा लेता है, और स्पिंडल फाइबर इसको पुल अपार्ट करते हैं बेसिकली यहाँ से पट, और जो है पुल अपार्ट होने के बाद जो है ये अपोजिट पोल्स पे चला जाते हैं। तो काइनेटोकोर का यही काम होता है बेसिकली, और पहले ही पढ़ चुके हैं, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर को बेसिकली अटैच भी करवा लेता है अपने ऊपर, इस यही अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर का एनाफेज के दौरान। Center, or you can say it is submedian in position. So you call such type of chromosome as submetacentric chromosome. Now coming to the third one, now centromere is present near the end. It is subterminal in position. You call it as ectocentric chromosome. And in the last case, centromere is present at the end. Yes, it is present at the end. You call such type of chromosome as T. तो बेसिकली जो टीलोमेयर वो उसकी सेंट्रोमियर की लोकेशन के हिसाब से हम जो है क्रोमोसोम्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहला मेटा सेंट्रिक, मेटा एम एम मतलब मिडल, मेटा मेटा सेंट्रिक यानी कि मिडल में, सब मेटा सेंट्रिक जो कि सब मतलब थोड़ा सा ऊपर सरका हुआ मेटा से, ठीक है। एक्रो मतलब कति अकड़ में, अकड़ में है भाई, बिल्कुल ऊपर से तो कान सींग लगे हुए हैं अकड़ में, बिल्कुल एंड के पास, ये तो नियर सेंटर, ये तो सेंटर पे ही होता है। और टीलो सेंट्रिक मतलब बिल्कुल आखिरी में, दो ही हैं, टीलो टिल्लू, टीलो मतलब सिर्फ पैर, उसके सिर्फ पैर, टर्मिनल, टर्मिनल पे होगा तो ऊपर का तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब सैटेलाइट की जगह पे ही आ गए वो कंस्ट्रक्शन। तो इसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमंस में तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल बताया मैडम ने, जो नीट में देखो आ रहे हैं यहीं से सवाल, कि जो शॉर्ट आर्म होता है सेंट्रोमेयर के ऊपर का उसको बोलते हैं पी आर्म, और जो लॉन्ग आर्म होता है जो सिर्फ दो में, जिनमें जो है सेंट्रोमियर ऐसी जगह पे है कि जो 4 आर्म है वो आपस में सेम लेंथ में नहीं है, ऊपर नीचे के जो वो हैं अपने क्रोमेटिड के पार्ट वो बराबर नहीं है। तो ऐसे दो होते हैं, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, तो अकड़ में है वो, और सब मेटा थोड़ा ऐसे देखो, ये जो छोटा आर्म होता है उसको पी आर्म बोलते हैं, और जो बड़ा आर्म होता है उसको क्यू आर्म बोलते हैं बस। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले दो बात बता दूँ, पहली बात, तीन बात बता दूँ, काइनेटोकोर नहीं होता। दूसरी बात कि इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में जो है वो नहीं होता, क्या बोला, रिपीटिटिव उसका वो नहीं बनाता, रिपीटिटिव डीएनए का जो रिपीट कंटिन्यूस हेट्रो कंजिक्यूट जो भी है वो कंटिन्यूस हेट्रोक्रोमेटिन का नहीं बना होता, ये जो है यूक्रोमेटिन का बना होता है बेसिकली। और तीसरी बात ये है कि ये जो सेकेंडरी क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इतनी बड़ी बात, ये न्यूक्लियोलस के बाद जो पार्स क्रोमोसोमा होता है वो फॉर्मेशन शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है, उसमें मदद करते होंगे। तो ये न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। और ऐसे क्रोमोसोम जिनमें जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है उनको हम बोलते हैं नोर क्रोमोसोम। तो एक ह्यूमन की बात करें तो उसके हैप्लॉइड सेट में होते हैं 5 नोर क्रोमोसोम, जो कि होते हैं 13, 14, 15 और 21, 22, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के होते हैं ये 5 क्रोमोसोम जो होते हैं, इनके अंदर सेकेंडरी क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए इनको नोर क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये डिप्लॉइड में जो होते हैं, डिप्लॉइड उसमें डिप्लॉइड सेल में बेसिकली तो इसका डबल हो जाएगा 5 पेयर, बस 13 13, समझ रहे हो, जो एक मैटरनल एक पैटर्नल, तो ठीक है। अब बेसिकली हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट क्या होता है, या फिर ट्रैबेंट कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है। तो नोबलाइक स्ट्रक्चर ये हमको पता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और जो है अब बेसिकली जो क्रोमोसोम जो हैं जिनके ऊपर सैटेलाइट, हर क्रोमोसोम के ऊपर तो जरूरी नहीं है सैटेलाइट हो, जो तो जिनके ऊपर सैटेलाइट पाया जाए उनको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैट का मतलब सैटेलाइट नहीं है यहाँ पे, सैट का मतलब है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोसिनो। तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब है थाइमोसिन में जो एडेनिन थाइमिन होते हैं, तो ये थाइमिन में जो है डेफिशिएंट होते हैं, टी डेफिशिएंसी होती है इनमें। और ये हमारे जो ह्यूमन है उनमें 5 सेट क्रोमोसोम मिलते हैं सेम, जो 5 न्योर क्रोमोसोम मिलते हैं 13, 14, 15, 21, 22।
यही वो क्रोमोसोम है। और इनको सेट क्रोमोसोम को जो है मार्कर क्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। तो बेसिकली अब बात करें अगर टीलोमियर की, तो टीलोमियर ऐसा रीजन होता है जहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस मिलते हैं बेसिकली। और जो है ये हर एंड क्रोमेटिड के एंड के बिल्कुल, ये जैसे शूलेस के ऊपर एक जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, ये वही काम होता है इसका। तो इसके फंक्शन क्या है? तो ये क्रोमोसोम को डिटोरिएशन से बचाता है, मतलब उसको ख़राब नहीं होने देता, समझ रहे हो? इसे मतलब शॉर्टनिंग नहीं होने देता उसकी एट टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ नहीं होने देता उसको, क्योंकि ये रिपीटेटिव कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है एक, तो बेसिकली इसकी जो फ्यूज़न मुश्किल होता है अदर क्रोमोसोम के साथ। तो दो मेन फंक्शन कर रहा है ये। Telomere, that enzyme is known as telomerase enzyme. You might be knowing this very well, that most of the enzymes, they are made up of proteins, they are proteinaceous in nature. But if you talk about telomerase consists of two things, that is RNA and proteins. Right, because of the presence of both RNA as well as protein, telomerase enzymes, they are also known as ribonucleoprotein complex. So let's say this is telomerase. बेसिकली अभी जो बात है वो क्या है, वो ये है कि जो टीलोमेयर की फॉर्मेशन में जो एंजाइम मदद करती है उसको बोलते हैं टीलोमरेज, और या फिर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि जो टीलोमरेज एंजाइम होती है ना, बेसिकली उसमें एक चीज़ होती है कि हमने ज़्यादातर एंजाइम हमको पता है कि वो प्रोटीन्स की बनी होती है, पर टीलोमेयर एक ऐसी स्पेशल एंजाइम है जो आरएनए और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, इसलिए उसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Of DNA. टीलोमरेज का स्ट्रक्चर। From RNA, there would be synthesis of DNA. I have told you previously प्रोटीन। that information flow occurs from DNA to RNA through the process of transcription. But what I am telling you now, that information is flowing in reverse direction, that is from RNA to DNA. So this reverse flow of information which is occurring here, this phenomena which is involved here, you can simply call this phenomena as reverse transcription. तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, बिल्कुल सही बात है, टीलोमरेज कर सकती Now है the ऐसा। DNA which is formed here through reverse transcription, it will become part of telomere. So you have to keep this in mind that telomere, they are formed by telomerase enzyme, and the process which is involved in the formation of telomere, that is reverse transcription. तो अब क्या होगा, ये जो इसने डीएनए बनाया टीलोमेरेज एंजाइम ने, अब ये टीलोमेयर बना देगा, ये टीलोमेयर की फॉर्मेशन कर देगा सिंपली, जो कि रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा। और जो रिवर्स का ट्रांसक्रिप्शन वायरस इसमें भी देखी For जाती है। reverse transcription, I'm writing RT. Reverse transcription, it occurs in viruses because this process is a reverse process. So that's why the viruses which show this retro reverse process, they are known as retroviruses. So one good example for this is HIV, which shows this process. ओ, So इसलिए उनको journalists रेट्रो always वायरस believe that बोलते reverse हैं। transcription is only shown by viruses, but you have to keep this in mind that this process is also shown by viruses as well as it occurs in humans for forming ह्यूमंस। ends, and we'll call these ends as these are known as telomeres. अच्छा, फॉर So just now, I told टीलोमेयर you that function फॉर्मेशन। of telomere is that they prevent shortening of a chromosome. They prevent loss of genes. Yes, you know about cancer cell. I would like to relate activity of telomerase with the cancer cell. You know that cancer cell, they never die. Why they never die? Because in cancer cell, there is high activity of telomerase. Telomerase activity is quite high. So which is going to prevent loss of genes. Yes, it is going to prevent loss of genes or shortening of chromosome. If the genes will not be lost, if genes will not be lost, cell will not die. It will keep on doing its function. It keep on dividing. So cell will never die. So the cell will become immortal. So immortal nature of cell, cancer cell, is due to the activity of its enzyme, that is telomerase enzyme. That's why we call telomerase enzyme also as. It is known as immortal enzyme. It will not allow इमोर्टल death of एंजाइम, cancer वाह। cell. So this is all about telomere. Now we are going to take up one question here to know how. कितनी अमेजिंग बात थी कि टीलोमेरेज को इमोर्टल एंजाइम भी बोलते हैं। कई चीज़ इंपॉर्टेंट थी भाई यहाँ तो, क्योंकि टीलोमेरेज जो है उसकी हमारे डीएनए को, जीन्स को ख़राब होने से बचाती है, तो सेल फंक्शन करता रहता है, इट कीप्स डिवाइडिंग। तो वो ओल्ड हो गए, डाई कर ही नहीं पाता, उसके नए नए प्रोटीन बन रहे हैं, नया सेल जैसे ही ख़त्म होने वाला नया बन जाता है। तो वाह, टीलोमेरेज तो बहुत काम की चीज़ है। ये तो एज उसमें भी काम आ सकती है, एजिंग में, एंड करने में एजिंग को, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको इमोर्टल एंजाइम, इस कैंसरस सेल में यही काम आ रही है। वाह भाई वाह। B, this is secondary constriction, and here this knob-like structure A, which is present, that is satellite. So the right answer for this question is option number 2. Right? और ये क्रोमैटिड्स, सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सिंड्रोम। तो अभी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइप क्या होता है? तो कैरियोटाइप जो बेसिकली होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम जो कि मेटाफेज के टाइम पे हमें दिखते हैं, जब वो कंडेंस हो जाते हैं, तो उनको क्रोमेटिड जब अलाइन होता है, क्रोमोसोम बन जाते हैं वो, तो उस चीज़ का स्क्रीनशॉट एक तरह से ले रहे हैं, उसके अंदर हर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो वो उसका जो भी है अपना भाई, एनिमल सेल का कैरियोटाइप बोला जाता है उस सेल का, जो कि डिप्लॉइड का ही लिया जाता है बेसिकली। तो अभी देख लेते हैं टाइप ऑफ कैरियोटाइप। बेसिकली पहला होता है जो कि सिमेट्रिक कैरियोटाइप, जो कि सिमेट्रिक कैरियोटाइप का मतलब जैसे जितना भी कैरियोटाइप है वो
जो है जैसे ये है, आई एम रियली सॉरी, जैसे ये उसके 2 क्रोमोसोम है, मम्मी पापा के 2n के हैं, तो समझ रहे हो ये जो है बिल्कुल सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ओके, ऐसे इसका साइज मान लो किसी का बड़ा है, वो अलग, जैसे कितने पेयर हैं उस पर डिपेंड करता है, पर ये जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है। पहली बात तो ये मेटा, जितने भी ये जो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं ज़्यादातर, और जो है सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम में बहुत कम डिफरेंस होता है सेंट्रोमियर की पोजीशन के रिस्पेक्ट में। मैम का सुन लो। They are more. And there is small difference with respect to size in the largest and the smallest chromosome. But if asymmetric karyotype, which is present in humans, condition is totally reversed. Now, number of metacentric chromosomes, they are less. And there is large difference with respect to size in the largest and smallest chromosome. So now we are going to talk about ideogram. Ideogram is a diagram. ईडियोग्राम, जब इसकी फ़ोटो लेते हैं हम कलर से डाई करके बेसिकली, तो उसको बोलते हैं ईडियोग्राम। ईडियोग्राम ये मेटाफेज में लिया जाता है सेल साइकिल के। Human chromosomes are, yes, WBC, white blood. So you know this very well that in humans there are 46 chromosomes, and chromosomes, somatic chromosomes, they are known as autosomes, and one pair represents sex chromosomes, which are also known as idiosomes or heterosomes. Now, if you talk about human female, in the तो अभी हम देख रहे हैं क्रोमोसोम, तो बेसिकली जो ह्यूमन में होते हैं वो 23 होते हैं, एसिमेट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो हर एक क्रोमोसोम है वो जो है अपना ऐसा होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब उसके साइज, स्ट्रक्चर रिलेटेड सारी चीज़ सेम होती हैं। जैसे एक क्रोमोसोम पे जो है जीन किसी लोकेशन पे मिल रही है, तो दूसरे पे भी सेम, सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे, टेलोमियर सेम पोजीशन। तो हम कह सकते हैं इस तरह कह रहे हैं कि दिस इज़ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, how many होमोलोगस होते हैं homologous जो। pairs would be present in humans? 23 pairs. So we can say that homologous chromosomes they are similar with respect to size, position of centromere, as well as genes. Yes, in humans there are 23 pair of homologous chromosomes, and I have discussed this previously also that each human cell contains 2.2 meter of DNA, and this 2.2 meter of DNA is distributed amongst how many chromosomes in a diploid cell? That is 46 chromosomes, 46। right? So cell of Tyson possess 7 pairs of chromosomes, 8 pairs may place in nucleolus. Nucleolus possess rDNA, and this rDNA is specialized for the synthesis of ribosomal RNA, which will join with the proteins and results in the formation of ribosomal subunit. So the right answer for this question is option number 3. तो नाउ अब हम देख रहे हैं माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है। तो माइक्रोबॉडीज़ बेसिकली ये ऑक्सीडेशन में काम आती हैं रेदर देन माइटोकॉन्ड्रिया। कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज की, और ये किसी अलग अलग चीज़ की जो है ऑक्सीडेशन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा। ये ऑक्सीडेशन करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं सब्सटेंसेस की। Both in plants as well as तो बेसिकली माइक्रोबॉडी ऑक्सीडाइजेस सब्सटेंसेस अदर देन द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं पेरोक्सिसोम। तो पेरोक्सिसोम क्या करते हैं ना, बेसिकली पेरोक्सिसोम, पेरोक्सी, तो ये बेसिकली बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं पेरोक्साइड्स को, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की डिटॉक्सिफिकेशन में काम करते हैं। बेसिकली ये एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इसकी बाय प्रोडक्ट होता है इस एंजाइम की एक्टिविटी का। कौन सी एंजाइम होती है इसके अंदर, तो मेन जो एक्शन करती है शुरू शुरू में उसको बोलते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम, जो ऑक्सीडाइज करती है बेसिकली, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट H2O2 होता है। तो ये जो है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करती है प्यूरिन्स की, अमीनो एसिड जो कि ज़्यादा है, टॉक्सिन, अल्कोहल, फैटी एसिड, इन सब की। तो अभी पेरोक्सिसोम ही इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ठिकाने लगाएगा। ये क्या कहेगा, मैंने बनाई, ठीक है, मैं इसको कैटेलाइज करता हूँ। तो कैटेलाइज एक नाम की एंजाइम होती है, वो ये लगाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर, छू हाइड्रोजन डलता है ऊपर से और ये वाटर बन जाता है, सिंपल। और ये जो पेरोक्सिसोम है ये एक काम और करते हैं, ये एसोसिएट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ और फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी देखते हैं क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है। और ये प्यूरिन्स के, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, अल्कोहल और जो टॉक्सिन, ड्रग्स, इन सब के उसमें, और फोटो रेस्पिरेशन में। अभी देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली जो प्लांट की सेल ऑर्गन होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें एक एंजाइम पाई जाती है, ज़्यादा तक याद हो रुबिस्को। तो रुबिस्को एंजाइम बेसिकली क्या करती है, ये दो काम में मदद आती है। पहला काम ये है CO2 को फिक्स भी कर सकती है, और जो है दूसरा काम है वो CO2 को फिक्स करके शुगर बना सकती है। दूसरा काम ये भी कर सकती है कि शुगर को ब्रेक करके और वो कर सकती है, CO2 भी बना सकती है। तो ये ऑक्सीजन को यूज़ करती है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन से इसका ब्रेक डाउन होता है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना बेसिकली। तो ये ऑक्सीडेशन जो है पेरोक्सिसोम के थ्रू हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, पर ये जो रेस्पिरेशन हो रही है आप ढंग से देख रही है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है पेरोक्सिसोम के द्वारा। तो इसको ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी कहते हैं, रुबिस्को। बेसिकली मेन सरफेस पे तो रुबिस्को का ही, एंजाइम तो रुबिस्को ही है बेसिकली। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है इन ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स का, शुगर्स का, रुबिस्को के साथ, ऑक्सीजिनेस एक्टिविटी जो इसकी है उसके द्वारा, ये फोटो
वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ये ऐसी रेस्पिरेशन जो लाइट की प्रेजेंस में हो उसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली। तो रूबिस क्योंकि दो तरह के एंजाइम होते हैं, CO2 फिक्स भी कर सकते हैं, CO2 ब्रेक भी कर सकते हैं। CO2 फिक्स करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, जब ये शुगर को ब्रेक करके ऑक्सीजन ओ ऑक्सीडाइज करती है बेसिकली कार्बन शुगर को और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। और कार्बोक्सिलेज जब ये CO2 को फिक्स करके शुगर बनाती है। कार्बोक्सिलेज बेसिकली एक तरह से रिडक्शन है। Now, what will happen in glyoxysomes? So, let's say तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ग्लायोक्सिसोम्स। तो ग्लायोक्सिसोम्स क्या करते हैं, ये जर्मिनेटिंग ऑयल सीड में पहली बात तो पाए जाते हैं, और दूसरा काम ये फैट से शुगर बना देते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, सी कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सब से ही शुगर बन सकती है, पर फैट जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ से जो है शुगर का बनाना बहुत ही मतलब दम वाले बात है। ग्लायोक्सिसोम उसको करते हैं। इस प्रोसेस को जब शुगर जो है किसी और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सोर्स से ही बन रही है शुगर, उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और बेसिकली ये कास्टर की सीड ऐसे ऑयली सीड्स में पाया जाता है, जिसमें ऑयल मतलब फैट, तो फैट को कार्बो शुगर्स में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब वो शुगर का ब्रेकडाउन हो गया, ATP मिलती है, उस ATP से जो है सीड की जर्मिनेट होती है, सीड रेडिकल प्यूम्यूल आते हैं, फिर ये ग्रो करते हैं। तो ये जो है ग्लाइयोक्सिसोम में हो रहा है, और इसको ग्लाइयोक्सिलेज साइकिल बोलते हैं। इस कन्वर्जन को फैट का शुगर में ग्लाइयोक्सिसोम के अंदर इसको बोलते हैं ग्लाइयोक्सिलेज साइकिल। like glyoxysomes, again, they are present only in plants. They are specialized for the synthesis as well as storage of lipids or storage of fats or oil. That's why you also call these organelles as oleosomes. Yes, and one important function that spherosomes, sometimes they are also known as plant lysosomes because they possess hydrolytic enzymes which are active at acidic pH. Right? So spherosomes, again, they are present in oily seeds. And they are not प्लांट functional. They are better लाइजोसोम की structured, तरह, just like the glyoxysomes. So और this is all about सेम different types of फंक्शन microbodies. जैसे So now पहले let's say बताया start था with the first उसमें essential मैंने chapter. Now we लाइजोसोम have to पढ़ते mention few वक्त। organelles or structures which are without. तो ये जो स्लाइड है इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेसिकली। तो विद वन मेम्ब्रेन जो है माइक्रोबॉडीज़ को याद रख लेना कि माइक्रोबॉडीज़ में जो है एक मेम्ब्रेन होती है, और सीलिया फ्लैजिला में भी हमको पता है एक मेम्ब्रेन होती है, और ऊपर वो जो फिलामेंट है उनमें से किसी में भी मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रियोल सेंट्रोजोम में इसमें कुछ नहीं मेम्ब्रेन होती, राइबोसोम में नहीं होती, न्यूक्लियोलस में नहीं, क्रोमोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें वैक्यूल में एक मेम्ब्रेन होती है, सैप वैक्यूल में टोनोब्लास्ट होती है। ER में देख लो, ER में भी एक ही मेम्ब्रेन होती है बेसिकली। गोल्गी में भी एक ही लाइसोसोम वैक्यूली होती हैं। Which are सबसे found in इम्पोर्टेंट graphian follicles सवाल, of sperms. सबसे So this is all about the chapter ट्रांसोसोम cell, the unit of life. Now in the ग्राफियन next class I'll be फॉलिकल talking ऑफ about cell बर्ड्स cycle में and cell ट्रिपल division मेम्ब्रेन finally. बाउंड ऑर्गेनेली। वाह।